नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी। इस वीडियो में निम्न टॉपिक को हम समझ सकेंगे। पहला जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मार्कोनी-काफ का नियम। दूसरा, इसी मार्कोनी-काफ का नियम का विपरीत प्रभाव वाला एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। इस एंटी मार्कोनी-काफ के नियम को पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया या इसे विहाइड्रो हेलोजनीकरण भी कहते हैं। और चौथा है इसमें सेटजेफ नियम, ये भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। एल्किन्स पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से इस अध्याय का और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न निकल करके आता है कि मार्कोनी-काफ नियम क्या है। क्योंकि इस जो एल्किन्स पर जो हेलोजन अम्लों की क्रिया कराने जा रहे हैं वो किसके माध्यम से होगी? इस नियम के माध्यम से। मार्कोनी-काफ के नियम के आधार पर यह जो विधि है, बनाने की विधि है, वो इस पर डिपेंड करती है। तो यह नियम क्या है, इस विधि में हमें मालूम पड़ जाएगा। जैसे हम देखें कि एल्किन्स यानी जिसमें डबल बॉन्ड द्विबंध पाया जाता हो उसको हम एल्किन्स कहते हैं। जैसे देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको 1 प्रोपीन कहते हैं। 1 प्रोपीन जिस पर जहां पर डबल बॉन्ड उपस्थित हो, इसमें देखें यहां पर डबल बॉन्ड है, इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहीं पर क्रिया होगी एल्किन HCl अम्ल की, है ना। ये HCl अम्ल की हम क्रिया करवाएं या यूं कहें HBr की क्रिया करवाएं। ये H धन और ये Br ऋण भाग, इसका ये ऋण भाग है। तो ये करें HBr का ऋण वाला भाग, ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जिसमें जहां पर द्विबंध है वहां पर यह योग होगा, और यह Br ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है जिसके पास इन दोनों की अपेक्षा हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में तुलनात्मक रूप से यहां पर हाइड्रोजन कम है, तो Br जो ऋणात्मक भाग है वो किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से। और ये H जो धनात्मक है वो इस कार्बन से जाके जुड़ेगा। देखते हैं कौन सा यौगिक बनता है। ये रिएक्शन होगी HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की, तो ये CH3 वैसे एज इट इज, और फिर ये CH है तो इसके साथ हाइड्रोजन है, लेकिन ये Br इस कार्बन से तो हम नीचे लिखेंगे ये Br, और ये डबल था तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर ये CH3 हो जाएगा। अब देखें क्या बदलाव आया। ये Br यहां जुड़ा इस कार्बन से, इस ये CH2 था तो सिंगल बॉन्ड होगा कि ये हाइड्रोजन आ जाएगा, कि ये मेथिल में बदल जाएगा, CH3 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इसका नाम देखें 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये एल्किल हैलाइड है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। यह है मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है, मार्कोनी-काफ नामक वैज्ञानिक ने दिया था
उस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इस नियम को हम ये समझे कि प्रोपीन पर, वन प्रोपीन पर जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं अटैक करेगा एचबीआर, वहीं पर यह अभिक्रिया, वहीं पर योग होगा एचबीआर का। तो H का धन और Br ऋणात्मक, तो Br का हेलोजन अम्लों का ऋणात्मक भाग उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहां पर डबल बॉन्ड है, और लेकिन इन दोनों में अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन हो, उस कार्बन पर जाकर वो Br समूह जुड़ता है। तो सेकंड वाले पे आ गया Br इकट्ठा, और जो हाइड्रोजन था वो जिस पर हाइड्रोजन अधिक है उस पर जाकर जुड़ेगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 उधर Br। इसको 2 ब्रोमो प्रोपेन क्यों कहा? क्योंकि ये 1 2 3 2 से जुड़ा है Br समूह, इसलिए इसको 2 ब्रोमो प्रोपेन कहा जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करता हूं, सबसे सरल है ना, सबसे सरल तरीका और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है? यह ऐसा है एल्कीन्स पर हाइड्रोजन अम्लों की क्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम में समझेंगे। फिर से बता दूं, वन प्रोपीन जहां पर जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम एल्कीन्स कहते हैं, और चूंकि यहाँ पर 3 कार्बन है इसलिए प्रोपीन कहलाएगा। वन से जो स्टार्ट हुआ है डबल बॉन्ड इसलिए इसको वन प्रोपीन कहा जाएगा। इस वन प्रोपीन पर हेलोजन अम्ल हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर HBr का ऋणात्मक भाग, ये HBr का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ेगा जहां पर कम से कम हाइड्रोजन उपस्थित हो। यहां पर इसमें अपेक्षाकृत देखें, इस कार्बन के पास 2 है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इसलिए इसके पास जाकर के Br जुड़ेगा और जो हाइड्रोजन था वो इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा। तो CH3 CH CH3 और इधर Br हो जाएगा। सेकंड वाले कार्बन परमाणु से जो डबल था सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अभी हमने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। इसके मार्कोनिकॉफ के ठीक विपरीत एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम को हम खराश प्रभाव भी कहते हैं, खराश प्रभाव, या हम इसे पराऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। पराऑक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, इसे हम देखें कि वन प्रोपीन पर वही HBr की क्रिया कराई जाती है पर किसकी उपस्थिति में? क्योंकि अभी हमने कहा पराऑक्साइड, तो एक नाम इसमें बताता हूं मैं आपको, बेंजाइल पराऑक्साइड। इसकी उपस्थिति में, बेंजाइल पराऑक्साइड की उपस्थिति में या किसी पराऑक्साइड की उपस्थिति में, तो महत्वपूर्ण है, बेंजाइल पराऑक्साइड की उपस्थिति में वन प्रोपीन पर HBr की क्रिया कराई जाए, तब कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये देखें। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हम पढ़ रहे हैं, देखें वन प्रोपीन वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब इसके पहले भी हमने ये देखा, वन प्रोपीन कहते हैं इसको, वन प्रोपीन इस पर HBr की क्रिया, HBr वापस बताऊंगा, धनात्मक भाग हाइड्रोजन धनात्मक प्रवृत्ति रखता है और Br ऋणात्मक प्रवृत्ति रखता है, निगेटिव होता है। वही नियम एंटी मार्कोनिकॉफ ठीक विपरीत, यहां पर क्या होगा कि ये Br जो ऋणात्मक भाग है, HBr का ऋणात्मक भाग अब उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा, यहीं पर होगा उसी के बीच में क्रिया, डबल बॉन्ड की वहां क्रिया होगी। ऐसे कार्बन परमाणु जिस पर द्विबंध पाया जाता है उसी पर क्रिया होगी, HBr का योग है, तो Br का ऋणात्मक भाग ये
अब इन दोनों में जिसके पास हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी उस पर जाकर के जुड़ेगा। यह वाला Br का भाग कहां पर जुड़ेगा? इस कार्बन पर। और ये वाला हाइड्रोजन जो है अब इस पर आके जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ये दोनों हमेशा योग वहीं पर होगा जहां त्रिबंध होगा। दो कार्बन के बीच जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं योग होगा। हमने मार्कोनिकॉफ के नियम में भी पढ़ा था। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में भी बता रहा हूं कि बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोब्रोमिक में से Br का ऋणात्मक भाग ऐसे कार्बन परमाणु पर जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा लगी है, ज्यादा जुड़ी है। ये Br यहां आ जाएगा, यह हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। कौन सा यौगिक बनेगा? CH3 CH, यह हाइड्रोजन यहां है, CH CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 तो ऑलरेडी है, तो Br जुड़ गया है, यहां पर आ जाएगा Br। पर चूंकि अब Br पहले कार्बन जुड़ा है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहले कार्बन से Br जुड़ा है, इसलिए इसको 1 ब्रोमो और 3 कार्बन वाले को एल्केन श्रेणी में प्रोपेन कहते हैं। 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो ये यौगिक बनेगा इसमें। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। मार्कोनिकॉफ के नियम के ठीक विपरीत चले तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। खराश प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव, तीनों की मैंने ये बताया, तीनों एक ही है। और तीनों में बस इतना ही याद रखना कि एल्कीन यौगिक पर, एल्कीन पर, इनवल प्रोटीन पर यदि HBr का योग होगा तो फिर डबल बॉन्ड में उस कार्बन परमाणु से HBr का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जो अपेक्षाकृत जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। इसलिए यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, जबकि मार्कोनिकॉफ के नियम में 2 ब्रोमोप्रोपेन बना था। विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहेलोजिनीकरण, यह अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। एलिमिनेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी इस अभिक्रिया को कहते हैं। कि इस अभिक्रिया को हम ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब किसी एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निष्कासित होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब किसी एल्किल हैलाइड को KOH के मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहल में बने विलयन के साथ इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब इसमें से हाइड्रोजन व हैलाइड का अणु निकल जाता है और एल्किन बनता है। अतः इसे विहाइड्रोहेलोजिनीकरण भी कहते हैं। जैसे विलोपन अभिक्रिया का हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2 ब्रोमोप्रोपेन ही है, CH3 CH CH3, इस सेकंड नंबर वाला बॉन्ड 2 3, 2 के साथ Br लगा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, और 2 ब्रोमोप्रोपेन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 1 प्रोपेन बनता है और KBr और H2 निकल जाता है। अब ये कैसे हो रहा है? ये विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहेलोजिनीकरण। एक ही यौगिक में से, एक ही अणु में से जब 2 समूह निकल रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, ये अल्फा जहां पर जिस कार्बन से प्रतिस्थापित समूह जुड़ा है या क्रियात्मक समूह जुड़ा है या प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हो, जिसे Br जुड़ा है, इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन से कहते हैं जिससे कोई समूह जुड़ा हो, प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हो। ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ पास वाले एडजेसेंट कार्बन, पास कार्बन वाले, जैसे इधर ये पास का कार्बन 1 नंबर, इसको बीटा कार्बन कहेंगे, और इसके पास वाला इधर ये बीटा कार्बन कहलाएगा। इन दोनों दोनों तरफ बीटा कार्बन है। अब हम ये ध्यान दें कि इनमें से एक तो Br निकलेगा, जिसे Br गए हैं, ये Br इस K के साथ रिएक्ट होकर के KBr बना देगा, और अल्फा कार्बन परमाणु के पास में और बीटा कार्बन भी है, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहां पर है और यहां से एक हाइड्रोजन निकल करके यहां का एक हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्ट कर लेगा और H2O बना देगा। ये H2O बना दिया, KBr निकल गया, H2O निकल गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला OH के साथ H2O बना दिया। यहाँ का Br और ये K
क्रिया करके KBr निकल गया। अब हमारा बचा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। चूंकि यहां से ये हाइड्रोजन निकला है इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड हो गई, एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पर CH3 था तो CH2 हो जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये 1 प्रोपेन कहलाता है। चूंकि किसी एक अणु से 2 परमाणु या समूह का निष्कासन होना विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बताया आपको, है ना। अब इसमें से चूंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है और यहां से ब्रोमीन निकल रहा है, मतलब Br निकल रहा है, हैलाइड। तो हम इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हेलोजनीकरण कहेंगे। इसमें से हाइड्रोजन भी निकल रहा है और ब्रोमीन भी निकल रहा है, इसलिए इसको विहाइड्रो हेलोजनीकरण भी कहते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण नियम सेट-जेफ्स रूल या सेट-जेफ का नियम, ये इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में से एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो तो एल्किनों का हमें मिश्रण प्राप्त होता है और मुख्य उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में वह एल्किन प्राप्त होती है जो सबसे अधिक प्रतिस्थापित होती है। अथवा यह कहा जा सकता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या से जुड़ा रहता है। इसे सेट-जेफ का नियम कहते हैं। सेट-जेफ के नियम को हम इस उदाहरण के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, जिस कार्बन के साथ लगा है Br पास में 1 2 3 4 2 पर जुड़ा है Br, इसलिए इसको हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन कहेंगे। इस 2 ब्रोमो ब्यूटेन में आप ध्यान दें कि जिस कार्बन से ब्रोमाइड समूह जुड़ा है, प्रतिस्थापित समूह जुड़ा है ब्रोमाइड, वो वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन परमाणु से पास में आसपास जुड़े हुए या एडजेसेंट कार्बन बनते, पड़ोसी कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। ये बीटा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जुड़े वाले हाइड्रोजन को उनको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। यहां पर 3 हाइड्रोजन है बीटा, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन। तो ये देखें कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्शन करें तो हमें ब्यूटेन के मिश्रण प्राप्त होते हैं, एल्किन के मिश्रण प्राप्त होते हैं। एक 80% प्राप्त होता है, एक 20% प्राप्त होता है। तो 80% ये वाला बना तो 2 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन क्यों कहा? 1 2 3 और 4, 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 पर द्विबंध है, इसलिए इसको 2 और 4 कार्बन वाले को ब्यूट, और चूंकि इन लगता है एल्किन में इसलिए 2 ब्यूटेन कहलाएगा। और इसको यहां पर डबल बॉन्ड 1 से है, 1 2 3 4, 1 पर है इसलिए 1 ब्यूटेन कहलाएगा, 4 कार्बन वाला ब्यूट 1 ब्यूटेन। तो 80% ये क्यों बना? इस सेट-जेफ का नियम हमें यह समझाता है कि अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ Br वो इसके K के साथ रिएक्ट होकर के KBr बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसके पास में जुड़ा हुआ बीटा हाइड्रोजन 2 है, एक इधर भी बीटा हाइड्रोजन, एक बीटा हाइड्रोजन इधर भी। तो सेट-जेफ का नियम ये कहता है कि इन 2 बीटा कार्बन में यह देखा जाए कि हाइड्रोजन वहीं से विलोपित हो, एलिमिनेट हो, जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन उपस्थित हो, जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन स्थित हो। तो इस बीटा कार्बन के पास केवल 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन विलोपित होगा और यह वाला हाइड्रोजन इसके OH से क्रिया करके H2O बना देंगे, जल का एक अणु। तो अब हमारे पास क्या बचा? Br निकल गया K के साथ, OH के साथ यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड या CH हो जाए और CH3, ये वाला यौगिक बनेगा। ये सबसे अधिक प्रतिशत 80% 2 ब्यूटेन का बनता है और 1 ब्यूटेन का मात्र 20% बनता है। तो सबसे अधिक परसेंट किसका बनेगा? ये भी हम सेट-जेफ का नियम हमें समझाता है ना। तो इसमें से हाइड्रोजन का भी विलोपन होना
और यहाँ से Br का, हेलोजन का, हेलाइड का विलोपन होना, एलिमिनेट होना, ये भी कहलाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का ही एग्जाम्पल है। यही विलोपन की अभिक्रिया है, यही एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो शेरज़र के नियम के आधार पर हम इस नियम को हम इस उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं।